मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग अपने जियोलॉजी क्लास 11th के सेकेंड लास्ट लेक्चर के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। मतलब कि जो दो टॉपिक हमारा बचा हुआ है, क्या है कि पहला अर्थक्वेक यानी भूकंप और दूसरा जो है कि ज्वालामुखी बोले तो वोल्केनो। ये दो टॉपिक हम लोग फिनिश करेंगे और उसके बाद हमारा चैप्टर 1 क्लास 11th जियोलॉजी का फिनिश हो जाएगा। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि अंत में मैं आपको VVI क्वेश्चन बोले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा। तो ये क्वेश्चन बड़े ही काम के होंगे जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही यूजफुल होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अर्थक्वेक के बारे में कि व्हाट इज़ अर्थक्वेक, आखिर भूकंप होता क्या है। तो देखिए बहुत ही आसान शब्दों में क्लियर डायग्राम के साथ इसको समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। अर्थक्वेक के बारे में सुना जरूर होगा आप सभी ने, देखे तो बहुत कम लोगों को देखने का मौका मिलता है अर्थक्वेक, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं आपको देखने के लिए मिले, क्योंकि ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव, काफ़ी विनाशकारी होता है। हो सकता है कि इसके बाद फिर आपको कुछ देखने का मौका ना मिले। इसलिए अर्थक्वेक के बारे में आज हम लोग क्लियर एंड क्रिस्प एक्सप्लेनेशन डायग्राम के साथ जानने वाले हैं कि भूकंप क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको एकदम आसान शब्दों में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने डिस्कशन को कि भाई अर्थक्वेक यानी भूकंप होता क्या है। ये मुझे पता है कि आप सबको पता होगा कि भाई भूकंप होता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि भाई क्या होता है भूकंप। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा व्हाट इज एन अर्थक्वेक, एकदम साधारण शब्दों में आपको मैंने बताने का कोशिश किया। यहाँ पे अगर देखिएगा तो इस शेकिंग ऑफ द अर्थ मतलब धरती का हिलना डोलना, धरती का हिलना डोलना यानी कि शेकिंग ऑफ द अर्थ, इसी को हम लोग कहते हैं भूकंप। लेकिन याद रखिएगा इसके पीछे कारण होता है क्यों हिलता है। तो रिलीज ऑफ एनर्जी, कुछ एनर्जी रिलीज होते हैं पृथ्वी के अंदर, कुछ एनर्जी मुक्त होते हैं, रिलीज होते हैं, जिसके कारण एक तरंग उठता है। तरंग बोले तो एक वेव उठता है, और उसी के कारण जो है कि जब वेव चारों दिशाओं में फैलता है, जैसे आपने पानी में कभी पत्थर मार करके देखा होगा, तो उससे क्या होता है कि रिपल निकलता है। नदी में या कहीं पे भी आप देखे होंगे कि एक छोटा सा पत्थर उठा करके उसमें फेंकते हैं, तो क्या होता है कि एक रिपल जैसे तरंग जैसा उठता है, और धीरे धीरे उसका एनर्जी जैसे खत्म होता है वो पुनः उसी वाटर लेवल में समा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जब एनर्जी रेडिएट होता है चारों डायरेक्शन में, चारों तरफ हर डायरेक्शन में, तो इसी वेव के चारों ओर मोशन करने के कारण, गति करने के कारण हमारा पृथ्वी जो है हिलने लगता है, पृथ्वी हमारा शेक करने लगता है, ट्रेमर करने लगता है, कांपने लगता है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। तो ठीक है, अब तो यह पता चल गया कि भाई ठीक है भूकंप होता है, लेकिन पृथ्वी के कितना अंदर तक ये घटना घट सकता है, ये भी सोचने वाली बात है कि ठीक है पृथ्वी हिल रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, तरंग निकल रहा है, चारों तरफ ट्रेवल कर रहा है, लेकिन पृथ्वी के कितना अंदर ये घटना होता है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जितने भी प्राकृतिक यानी नेचुरल भूकंप होते हैं, नेचुरल अर्थक्वेक जितने भी होते हैं, सब के सब हमारे लिथोस्फीयर नाम का एक लेयर होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था। और लिथोस्फीयर में ही सारे ये भूकंप होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हो कि आखिर ये कहाँ होता है, तो याद रखिएगा ये सब के सब होते हैं लिथोस्फीयर में। लिथोस्फीयर बोले तो इसका हिंदी क्या होता है, स्थल मंडल। जितने भी भूकंप आते हैं सबके सब का ओरिजिन, उद्गम, जो जन्म होता है वो आपकी इसी स्थल मंडल में होता है। ये सवाल आपको कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं कि ठीक है स्थल मंडल में होता है, ये पृथ्वी से कितना अंदर होता है। तो याद रखिएगा 200 किलोमीटर तक की गहराई तक, 200 किलोमीटर गहराई तक ही भूकंप जो है ओरिजिनेट होता है, उत्पन्न होता है। ये 200 किलोमीटर वाले लेयर का नाम क्या है, तो याद रखिएगा इसका नाम है स्थल मंडल। जितने भी भूकंप है, जितने भी अर्थक्वेक हैं, सारे के सारे स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर में ही उत्पन्न होते हैं। याद रखिएगा इस बात को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुरंत नोट्स कर लीजिए। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि भूकंप क्या होता है और कहाँ होता है। और इसके बाद मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देना चाहूँगा कि जो भूकंप है भाई उसको मापेंगे कैसे, कि भाई कितना तेज, कितना तीव्र भूकंप आया। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती है। पहला एक यंत्र है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ जो एक मशीन है, इसका काम है कि जो तरंग निकला उससे, अर्थक्वेक से, उस तरंग को रिकॉर्ड करता है। क्यों रिकॉर्ड करता है भाई, उसका क्या यूज है, तो उसी तरंग को स्टडी करके साइंटिस्ट बताते हैं कि भाई जो हमारा जो अर्थक्वेक हुआ, भूकंप हुआ, उसका मैग्नीट्यूड कितना था, तीव्रता कितना था। तो सिस्मोग्राफ का काम क्या है, वो केवल तरंग को रिकॉर्ड करता है, लेकिन भूकंप कितना तेज, कितना तीव्र आया,
इस तरंग को अध्ययन करने के बाद एक दूसरे मशीन के द्वारा पता चलता है जिसका नाम है रिक्टर स्केल। अगर हिंदी में बोले तो रिक्टर पैमाना क्या करता है कि जो तरंग हमको मिला उसका स्टडी करता है, और उसका स्टडी करने के बाद हमको बताता है कि भाई इसका परिणाम जो इसका तीव्रता था, मैग्नीट्यूड था, भूकंप कितना तीव्र था, कितना तेज था। तो ये दो मशीन के बारे में आप जरूर याद रखिएगा, पहला सिस्मोग्राफ और दूसरा रिक्टर स्केल। इसको हिंदी में बोलते हैं रिक्टर पैमाना। याद रखिएगा, रिक्टर पैमाना, यह दो मशीन है, सिस्मोग्राफ एंड रिक्टर स्केल। तो इस तरह से मैंने आपको तीन चीज़ें बताई। पहला कि भूकंप क्या होता है, ये कहाँ होता है और इसे कैसे मापते हैं। लेकिन जो मेन इसमें टॉपिक है कि भाई क्यों और कैसे होता है, अभी तक तो हम लोग केवल देखे कि लिखा हुआ था उसको रीडिंग कर लिए, लेकिन अब हम लोग डायग्राम के साथ एक एक पार्ट को समझने वाले हैं कि आखिर जो हमारा अर्थक्वेक है वो कैसे और क्यों होता है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और एक एक करके सारे टॉपिक को मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो मेरे विद्यार्थियों, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर जो अर्थक्वेक यानी भूकंप होता है वो क्यों और कैसे होता है। इसके रीज़न को एक अच्छे डायग्राम के साथ, एक क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग समझते हैं। तो चलिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे क्लियरली डायग्राम के साथ, एकदम सिंपल डायग्राम के साथ जो है कि आपको बताने का कोशिश किया है। तो अगर आप जान रहे हो या नहीं जान रहे हो, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो अर्थ क्रस्ट है, हमारा अर्थ लिथोस्फीयर है, उसका निर्माण जो है 7 बड़े और कई तरह के छोटे छोटे चट्टान के टुकड़ों से हुआ है। बड़े बड़े चट्टान के टुकड़ों से, जिसको आप प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट। तो इस प्लेट को सुन करके कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है कि प्लेट कहाँ से आ गया धरती। तो याद रखिएगा, हमारा जो लिथोस्फीयर स्थल मंडल है वह 7 बड़े और कई तरह के छोटे छोटे चट्टानों से मिल करके बना है। आपने टेक्टोनिक प्लेट का नाम भी सुना होगा। और ये जो चट्टान के प्लेट हैं, बड़े बड़े जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये गतिशील है, मोशन में है, एकदम मैंने कंटिन्यूअसली मोशन में है। तो होता क्या है कि जब ये मोशन में होते हैं तो मोशन में आने के कारण कभी कभी क्या होता है कि इनके बीच में एक जो है कि आपका फॉल्टिंग हो जाता है। फॉल्टिंग माने फॉल्ट बन जाता है। फॉल्ट कहने का मतलब क्या हुआ? दरार पड़ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से इसके बीच में दरार पड़ा हुआ है। या फिर इस डायग्राम में भी अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे भी दरार दिख रहा होगा, आपको फॉल्ट दिख रहा होगा। आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा। या इसमें भी दिख रहा होगा बीच में फॉल्ट यानी दरार आ गया है। तो इससे क्या होता है? तो इससे होता क्या है कि जब ये कंटिन्यूअसली मोशन में है और इनके बीच में जब फॉल्ट बन जाता है, तो जब ये मोशन करते हैं, एक दूसरे से रब होते हैं, रगड़ाते हैं, एक दूसरे के ऊपर जब गति करते हैं, तो इनके बीच में फ्रिक्शन यानी कि घर्षण होता है। तो घर्षण होने से क्या होता है? तो याद रखिएगा, घर्षण होने के कारण जब दो पदार्थ के बीच, जब दो सब्सटेंस के बीच, जब दो सॉलिड के बीच घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, तो उसके बीच से एनर्जी निकलता है। और यही एनर्जी चारों दिशाओं में, ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। और जब ये मूवमेंट करके पृथ्वी की तरफ भागता है तो आप देखते हैं कि पृथ्वी किस तरह से आपका कांपने लगता है, शेक होने लगता है, हिलने डोलने लगता है। और अब मुझे जहाँ तक पता है कि वास्तव में तो नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भूकंप से होने वाली तबाही के बारे में जरूर देखा होगा। यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने आपको दिखा दिया है कि भाई किस तरह से जब भूकंप होता है तो बिल्डिंग, बड़े बड़े इमारतें किस तरह से मिट्टी में मिल जाती हैं, चकनाचूर हो जाती हैं। तो आप ये जरूर कभी ना कभी न्यूज़पेपर में देखे होंगे। तो ये उसी तरंग का, ये उसी एनर्जी का कमाल है जो कि फॉल्ट के बीच से निकलता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि भाई ठीक है, फॉल्ट से जो है कि एनर्जी निकलता है जो वेव उत्पन्न करता है। वेव माने तरंग उत्पन्न कर देता है। ये तरंग चारों दिशाओं में गति करते हैं, जिसके कारण हमारा पृथ्वी हिलने लगता है। तो अब जो है कि हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि भाई ये तरंग जो है कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ से तरंग निकला, यहाँ से फॉल्टिंग होने के कारण यहाँ पे देख सकते हैं टेक्टोनिक रीजन में कुछ फॉल्टिंग हो जाता है। तो अलग अलग तरह के फॉल्टिंग हो सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको टेंशनल बोलते हैं, कंप्रेशनल बोलते हैं। एक और फॉल्टिंग होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसप्रेशनल। अलग अलग तरह के होते हैं जब दो चट्टान जो है आपस में एक दूसरे से कंप्रेस होकर के, दब करके एनर्जी निकालते हैं अपने बीच से, इसको कंप्रेशनल बोलते हैं। जबकि जब दो प्लेट, जब दो रॉक एक दूसरे से दूर जाने के दौरान जब बीच से एनर्जी निकालते हैं, जिसको टेंशनल बोलते हैं। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि भाई ठीक है ये कैसे निकलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब दो ये चट्टान जो है, जब दो प्लेट जो
एक दूसरे से रब कर रहे हैं, एक दूसरे से होकर गुजर रहे हैं, तो किस तरह से यहाँ पे देखिए एनर्जी रिलीज होता है। चारों डायरेक्शन में यहाँ देखिए एनर्जी रिलीज हो रहा है। और याद रखिएगा जहाँ से निकलना स्टार्ट होता है एनर्जी, उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, फोकस, याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं, फोकस। इसका एक और नाम है हाइपोसेंटर, याद रखिएगा हाइपोसेंटर। और इसको याद रखिएगा उद्गम केंद्र हिंदी में कहते हैं शायद। और याद रखिएगा हमारे पृथ्वी का वह बिंदु, हमारे अर्थ का वह पॉइंट जहाँ पर ये तरंग का प्रभाव सबसे पहले पहुँचता है, उसको हम लोग बोलते हैं एपी सेंटर। याद रखिएगा एपी सेंटर। और इस तरह से फोकस पे जो है कि तरंग निकलना प्रारंभ होता है, एनर्जी रिलीज होता है, जहाँ से तरंग बनना स्टार्ट होता है। और इस सतह के अंदर से अर्थ का वह पहला पॉइंट जहाँ पर जो है कि हमारा ये तरंग पहुँचता है, उसको बोलते हैं एपी सेंटर। तो अब आपके मन में भी सवाल आ रहा हो कि भाई ये तरंग दिखते कैसे हैं, जो इतने बड़े पृथ्वी को इतने जोर से हिलाते डुलाते हैं कि पूरा तबाही आ जाता है। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये तरंग कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्लियर। और सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि भाई तरंग होते कितने प्रकार के हैं। जो भूकंप के दौरान जो तरंगे आती हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए भाई ये भी बता देते हैं कि आखिर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो स्क्रीन पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो भूकंपीय तरंग है ये मेनली दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भूकंपीय तरंग, यहाँ पे प्रकार छूट गया है, सॉरी इसके लिए, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये मेनली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला जो है उसका नाम है बॉडी वेव्स और दूसरा है सरफेस वेव। ध्यान से देखिएगा, इसका हिंदी भी मैं आपको बता दूंगा। इसका हिंदी होता है बॉडी वेव का भूगर्भिक तरंगे, और सरफेस वेव, सरफेस तो कौन नहीं जानता है यार, सरफेस मतलब धरातल, सतह, इसको बोलते हैं धरातलीय तरंगे। अब एक एक करके दोनों को समझने का या कोशिश करेंगे कि बॉडी वेव क्या होता है, इसका नाम बॉडी वेव क्यों पड़ा, और साथ ही साथ सरफेस वेव को भी जानने का कोशिश हम लोग करेंगे। और इस तरह से आज हम लोग अर्थक्वेक यानी भूकंप को फिनिश करेंगे पूरा डिटेल में पढ़ करके। और इसके बाद मैं आपको वीवीआई क्वेश्चन भी दे दूंगा जो कि आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि भाई क्या होता है बॉडी वेव। तो बॉडी वेव के बारे में हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं भाई बॉडी वेव क्या होता है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बॉडी वेव क्या होता है, कहाँ चला गया, चलिए तो यहाँ पे दिख रहा होगा बॉडी वेव, ये आ गया सरफेस वेव। हमारा बॉडी वेव कहाँ चला गया भाई, इधर चला गया बॉडी वेव। चलिए यहाँ पे देखिए बॉडी वेव, ध्यान से देखिएगा। इसका हिंदी क्या होता है, भूगर्भिक तरंग। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि फोकस पर एनर्जी जब निकलता है, एनर्जी रिलीज होता है, तो इसी कारण से एक तरंग उत्पन्न होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी वेव, और इसको हिंदी में बोलते हैं भूगर्भिक तरंग। ध्यान से इसको समझिएगा कि आपको मैंने अभी थोड़ा डायग्राम में दिखाया कि फोकस पे जो है कि एनर्जी निकलना स्टार्ट होता है और ये चारों डायरेक्शन में फैलता है, तो उसी एनर्जी के कारण एक तरंग उत्पन्न होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी वेव। तो अब सच बात यह है कि ये कहाँ चलते हैं भाई, कहाँ मोशन करते हैं, किस डायरेक्शन में चलते हैं। तो याद रखिएगा ये जो बॉडी वेव होते हैं वो पृथ्वी के अंदर उसी अर्थ के बॉडी में चारों तरफ गति करते हैं। आप देख सकते हैं पृथ्वी के ही अंदर हर डायरेक्शन में गति करते हैं। तो ये किसके बॉडी में गति कर रहे हैं, तो पृथ्वी के बॉडी में, यानी कि पूरे अर्थ में, पूरे अर्थ के अंदर जो है ये गति करते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा बॉडी वेव। क्या नाम पड़ा, बॉडी वेव। क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी के बॉडी में गति कर रहे हैं। तो चलिए ये था आपका बॉडी वेव। क्यों ये निकलते हैं, तो याद रखिएगा फोकस पे एनर्जी रिलीज होने के कारण जो है कि एक तरंग उत्पन्न होता है जिसको बॉडी वेव बोलते हैं। और याद रखिएगा ये पृथ्वी के अंदर ही चारों तरफ गति करता है, हर डायरेक्शन में गति करता है। तो मैंने आपको ये बॉडी वेव बता दिया, लेकिन क्या इस बॉडी वेव के भी प्रकार होते हैं, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए बॉडी वेव्स दो प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आपको केवल थ्योरी बताया है, मैं इसको फिर डायग्राम से भी समझाऊंगा कि ये वेव दिखता कैसा है। आप इसको नोट करते जाइएगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर बोर्ड का एग्जाम हो, जियोग्राफी का हो, या फिर मैं तो ये जियोलॉजी का वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपके जियोग्राफी में भी ये काम आएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड दोनों जगह काम आएंगे। देखिए बात ऐसा है कि बॉडी वेव के भी प्रकार होते हैं, इसके भी दो प्रकार होते हैं, पहला पी वेव्स और दूसरा एस वेव। पी बोलने का मतलब क्या हुआ, प्राइमरी, और एस मतलब सेकेंडरी। हिंदी तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं हिंदी बता देता हूँ इसका। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक तरंगे, ध्यान से देखिएगा, प्राथमिक तरंगे, और सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक तरंगे। इसको नोट्स करते चलिएगा, लिखते चलिएगा।
अब एक एक करके सबको जानते हैं कि भाई कि ये पी वेव्स क्या है, एस वेव्स क्या है, और इसके बाद जो है कि हम लोग इसका डायग्राम भी देखेंगे। तो चलिए अब इसका हम लोग डिटेल करते हैं। व्हाट इज पी वेव्स? पी वेव्स कहाँ चला गया? पी वेव्स कहाँ चला गया? तो इस तरह से जो है हमारा प्राइमरी वेव्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए पी वेव्स के बारे में मैं आपको यही बता देता हूँ, डायग्राम के साथ बता दे रहा हूँ। अब ये है या नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि जो पी वेव्स होते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियरली, यही है आपका पी वेव्स। इसमें खासियत क्या होता है? देखिए इसमें खासियत क्या होता है, सबसे पहला खासियत कि ये जो वेव होते हैं ये हमारी पृथ्वी को आगे पीछे मूव कराते हैं। ये जो वेव होते हैं देखिए आपको ऊपर निकला हुआ कहीं नहीं दिख रहा है। जैसे इस वेव में क्या दिख रहा है? इस वेव में दिख रहा है कि इसका कुछ भाग ऊपर उठा हुआ है, कुछ नीचे धंसा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अर्थ को परपेंडिकुलरली मूव कराते हैं, लेकिन ये क्या कराते हैं? ये अर्थ को सीधे केवल आगे की ओर मूव कराते हैं। तो इस बात को याद रखना है। और इसके बारे में और क्या खास बात है? तो खास बात इसमें ये है कि ये आपका सबसे पहले जो अगर अर्थ पे रिकॉर्ड होने वाला कोई तरंग है तो वो पी वेव होता है। इस बात को एकदम याद रखिएगा, नोट रखिएगा यहाँ पे। सबसे फर्स्ट में अगर सिस्मोग्राफ पे अगर कोई वेव पहुंचता है, सिस्मोग्राफ मतलब भूकंप मापने वाला तरंग को रिकॉर्ड करने वाला मशीन होता है, मैंने पहले बताया आपको। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले अगर सिस्मोग्राफ किसी वेव को रिकॉर्ड करता है तो याद रखिएगा वो पी वेव ही होता है। और क्या बताऊंगा मैं, ये सॉलिड में भी गति कर सकता है, दूसरा लिक्विड में भी गति कर सकता है, और मेरे दोस्त याद रखिएगा ये किसी भी मीडियम में, ऑल मीडियम में गति कर सकता है। चाहे इसको जो भी मीडियम मिले उसी मीडियम में ये गति कर सकता है। ये गजब का वेव होता है। और आपको पता ही है कि डेंसिटी मटेरियल का जितना ही ज़्यादा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी बड़ा खास पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? घनत्व। पृथ्वी के अंदर घनत्व एक जैसा नहीं है, डेंसिटी एक जैसा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा याद रखिएगा वेव का स्पीड भी बढ़ेगा। वेव का स्पीड भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये साउंड वेव की तरह होते हैं। साउंड वेव के बारे में तो आप जान ही रहे हैं। गैस में इसका स्पीड कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। आप कभी किसी मकान में हल्ला कीजिएगा और एक बार पहाड़ पे खड़ा होकर के हल्ला कीजिएगा, आप देखिएगा जो बिल्डिंग के अंदर हल्ला करते हैं वो साउंड का इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि साउंड वेव क्या करता है, उसका स्पीड जो है ठोस माध्यम में, सॉलिड मीडियम में ज़्यादा होता है। उसी प्रकार इस वेव का भी होता है। पी वेव के साथ भी यही बात होता है। ये सॉलिड मीडियम में यानी कि डेंसिटी जितना ही ज़्यादा होगा इसका स्पीड भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये था आपका पी वेव के बारे में इतना 4 पॉइंट। इसको आप जरूर नोट कीजिएगा कि सिस्मोग्राफ तक सबसे पहले पहुंचता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मीडियम में मोशन कर सकता है। इसको नोट्स कीजिए, मैं छोड़ दे रहा हूं। और अब मैं आपको बताऊंगा अगला वेव जो है आपका एस वेव्स। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप एस वेव बोले तो सेकेंडरी वेव। इसमें क्या खास बात है भाई? तो देखिए इसमें खास बात है कि ये जो वेव होता है, ये जो तरंग होता है, इसमें एक यही खासियत है कि ये आपका केवल सॉलिड यानी ठोस में गति करेगा। देखिए ये पॉइंट आप याद रखिएगा, केवल सॉलिड मीडियम। सॉलिड मीडियम मतलब केवल ठोस माध्यम मिलेगा तो ये गति करेगा, और नहीं तो गति नहीं करेगा, केवल ठोस माध्यम में गति करेगा। तो ठीक है, ये तो पता चल गया। लेकिन एस वेव आखिर यार बनता कैसे है? तो देखिए क्या होता है कि अब बात ऐसा है कि एस वेव जो है आपको मैंने बताया कि केवल ठोस माध्यम में गति करेगा, और इसके साथ साथ इसके अपोजिट जो ये आपका एक और वेव है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो वेव है ये क्या करता है? तो देखिए इसका काम है कि ये आपका डेंसिटी ज़्यादा होने से इसका स्पीड बढ़ता है और ये तीनों मीडियम में मोशन करता है। तो ये 2 तरह के वेव मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा सिस्मिक वेव फॉर्म में, ये बता दिया कि भाई बॉडी वेव क्या है, इसके दोनों टाइप बता दिया, पी वेव और एस वेव। और एक और याद रखिएगा, एक और बहुत ही खतरनाक वेव आपका बाकी है जिसको बोलते हैं सरफेस वेव। ध्यान दीजिएगा, सरफेस वेव बहुत ही तबाही मचाने वाला, याद रखिएगा। ये सरफेस वेव के बारे में हम लोग अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए जब बॉडी वेव गति करते हैं पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर इस तरह से गति करते हुए निकलते हैं, इसको बीच में चट्टान मिलते हैं, छोटे मोटे चट्टान मिलते हैं। तो जब ये चट्टानों से टकराते हैं तो यहाँ जब चट्टान भी एक वेव और चट्टान टकराते हैं तो यहाँ एक नया वेव उत्पन्न होता है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी वेव गति के दौरान मिलने वाले चट्टान से टकराकर एक नया तरंग उत्पन्न करते हैं और इन्हें ही बोलते हैं सरफेस वेव। याद रखिएगा, सरफेस वेव यानी हिंदी में बोलते हैं धरातलीय तरंग। तो भाई क्या खास बात है इनमें, ये भी जान लेते हैं। तो याद रखिएगा, ये तरंग जो है धरातल के साथ साथ चलता है। धरातल के साथ साथ कहने का मतलब अर्थ को जो हिलाने डुलाने का काम करता है, अर्थ जिधर मूव करेगा उधर ही सरफेस के साथ साथ ये तरंग चलता है। और याद रखिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है जो मैंने समझा दिया कि डेंसिटी यानी घनत्व बढ़ने से क्या होगा, ये तो कोई जानता है यार कि वेव का स्पीड जो है कि बढ़ता है। ये तो अभी तुरंत मैंने आपको बताया। तो इस तरह से मैंने आपको ये पूरी तरह से बॉडी वेव को ख़त्म कर दिया कि भाई क्या है ये, क्या है क्या नहीं, सरफेस वेव बता दिया, समझा दिया। और एक दो जो लास्ट वेव आपका बचा हुआ है सरफेस वेव के बारे में, एक दो पॉइंट और जो बचा हुआ है उसको मैं बता देना चाहूँगा कि जो सिस्मोग्राफ मशीन आप लगा करके रखे हुए हैं तरंग को रिकॉर्ड करने के लिए, वेव को रिकॉर्ड करने के लिए, उसके द्वारा सबसे लास्ट में अगर किसी तरंग को डिटेक्ट किया जाता है, अगर पता लगाया जाता है, तो वह है आपका सरफेस वेव। यही वो वेव है जो सबसे अंत में सिस्मोग्राफ यानी कि आपके डिवाइस तक पहुंचेगा। और इसमें सबसे जो खास बात है कि सबसे ज़्यादा तबाही अगर कोई तरंग मचाता है तो याद रखिएगा वो सरफेस वेव मचाता है। सरफेस वेव जो है अगर अर्थ तक आ जाए तो याद रखिएगा, ये जो बिल्डिंग का डायग्राम आपने देखा, जो तबाही आपने देखा, उस तबाही का कारण जो है मेनली कौन होता है, तो याद रखिएगा वो सरफेस वेव ही होता है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया। ये जो तबाही आपको दिख रहा है, सरफेस वेव का सबसे बड़ा योगदान इसमें होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो आज के बाद कोई भी पूछेगा कि भाई भूकंपीय तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बोलना है कि देखिए ये मेनली दो प्रकार के होते हैं, बॉडी वेव और दूसरा सरफेस वेव। फिर आपसे पूछेगा कि ठीक है भाई यहाँ तक तो क्लियर है, अब बताइए बॉडी वेव कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो पी वेव और एस वेव, और बाकी सारा डिटेल मैंने आपको इसमें बता दिया। तो इस तरह से आज की वीडियो में मैंने आपको भूकंप के बारे में एक एक पॉइंट जो है कि बताया कि कैसे तरंग निकलता है, किस डायरेक्शन में चलता है, और साथ ही साथ ये क्या क्या कर सकता है, सब आपके सामने है। और मैंने डायग्राम के साथ इसका कारण भी बताया कि किस तरह से क्रस्ट में हमारा जो चट्टान होता है, रॉक होता है, उसमें फॉल्ट आने के कारण जो है कि जब ये एक दूसरे से रब होते हैं, रगड़ाते हैं, मोशन करते हैं, तो इससे एनर्जी निकलता है और ये एनर्जी के कारण वेव तरंग उत्पन्न होता है जो कि हर डायरेक्शन में मूव करता है। और यही कारण है कि हमारा पृथ्वी हिलने डोलने लगता है और इस तरह से भूकंप आकर के बहुत सारे तबाही को मचाता है। और एक लास्ट वीडियो बचा हुआ है इसके बाद ज्वालामुखी वोल्केनो का, और इसके बाद आपका क्लास 11th का जियोलॉजी चैप्टर 1 पूरी तरफ फिनिश हो जाएगा और वीवीआई क्वेश्चन देकर हम लोग चलेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो आप हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।